अब देखो, अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब तक बैकग्राउंड ही बन रहा था, बैकग्राउंड से अब आपको समझ में आएगा। जब हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं तो ये वाला डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं लेता हूं यहां पर लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में मैंने एक वर्चुअल फिगर 250 और यहां पर 500 लिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि जब गवर्नमेंट बनाने की बात आएगी तो हम क्या देखेंगे कि यहां पर मेजॉरिटी बोला जाएगा और मेजॉरिटी इज इक्वल टू 50% प्लस 1। तो इसके एग्जांपल में 251 को मैं इधर ले आया और यहां पर अपोजिशन बोलेंगे। अब अपोजिशन में कितने लोग आ गए? 49%। तो यहां पर 249 मैंने लिख लिया। आ रहा है समझ में? अब होता क्या है, जब ये जीत कर आते हैं तो यहां पर दो तरीके हैं कि राष्ट्रपति को खुद बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है कि मेजॉरिटी कितनी है, किसके पास है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ही बताता है कि इनके पास मेजॉरिटी है, वैसे तो न्यूज में पता लग ही जाता है आपको सारा कुछ। फिर भी इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करता है कि साहब इस पार्टी को इतनी सीट मिली है, इस पार्टी को इतनी सीट मिली है। अब वो ये नहीं बोल सकता कि ये लोग सरकार बनाएंगे, वो ये नहीं बोलता इलेक्शन कमीशन। वो प्रेसिडेंट कॉल करते हैं कि भाई पार्टी ए आ जाओ, पार्टी बी आ जाओ। प्रेसिडेंट के यहां से मैसेज जाता है। आ रहा है समझ में? अब लेकिन इसमें एक क्लॉज और फंसता है कि हमारे देश में मान लो मेजॉरिटी किसी के पास नहीं, देन व्हाट? तो हमारे यहां पर कोएलिशन का कल्चर है, गठबंधन। अब इसके दो फॉर्म हैं, एक प्री इलेक्शन और एक पोस्ट इलेक्शन। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद। तो जब इलेक्शन से पहले की बात आती है तो हमारे देश में यूपीए, एनडीए और अब यही वाला यूपीए इंडिया में कन्वर्ट हो गया। आ रहा है समझ में? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है। प्री इलेक्शन क्यों बोला? क्योंकि इलेक्शन होने के पहले इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा गठबंधन है। अब एनडीए इज लेड बाय बीजेपी, बीजेपी नेतृत्व कर रही है ना। अब इसमें मान लो ए, बी, डी, ई ऐसे कई सारी पार्टियां हैं। तो क्या बोला जाएगा? जिस पार्टी को जितनी सीट मिलेगी वो टोटल किसका माना जाएगा? एनडीए का माना जाएगा। तो इनको मेजॉरिटी अल्टीमेटली कितनी चाहिए? 251 सरकार बनाने के लिए। अब यहां पर भी वैसे ही एक्स, वाई, जेड, के, एल, एम ऐसे ढेर सारी पार्टियां हैं। इसको लीड कर रही है मान लो कांग्रेस। ठीक है। अब इनको जो भी सीटें मिलेंगी वो इन सबका टोटल माना जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लो बीजेपी को अकेले 300 सीटें आ गई और जरूरत कितनी हमको? 251। तो बीजेपी चाहे तो इन सबको धन्यवाद बोल सकती, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, है ना, अब तो हम सरकार बना लिए, नमस्ते, फिर कभी मिलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। गठबंधन का धर्म निभाया जाता है और ये इन लोगों को एक एक दो दो सीट ऑफर, मंत्री वाला कुछ कुछ ऑफर कर देते। मान लो ये बीजेपी 200 पे अटक जाती, तब तो आपको 51 सीट इन्हीं की इस्तेमाल करनी पड़ती ना। अल्टीमेटली नंबर इज इंपॉर्टेंट। वैसे भी अभी भी मान लो इन सबको मिला के 60 सीटें आई तो ये क्या कहलाएगा? टोटल 360 कहलाएगा ना। तो गवर्नमेंट के पास क्या माना जाएगा? टोटल 360, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिक्लेयर किया था कि हम एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए चुनाव लड़ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत नहीं है इससे। इलेक्शन कमीशन से भी ये मान लेता है कि चलो इन्होंने ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया। अब होता क्या है, बीजेपी वाला ए के एरिया में नहीं खड़ा करेगा अपने बंदे, बी के एरिया में नहीं खड़ा करेगा, डी में, ई में, नहीं तो क्रॉस हो जाएगा ना। तो वैसे ही ये लोग भी करेंगे कि जहां बीजेपी वाला है वहां अपने मतलब सीट का बंटवारा हो जाता है पहले, कौन किस सीट से लड़ेगा। नहीं तो पता चला दोनों लोग एक ही साइड से लड़ रहे हैं। अभी जैसे हो रहा है ना कांग्रेस और अलग अलग, जैसे इन्होंने ममता बनर्जी ने आज सीट का अनाउंसमेंट कर दिया। तो पहले कांग्रेस के साथ लड़ने वाली थी, अब बोली हम ही सब अकेले लड़ेंगे पूरे बंगाल में, तो मना कर दिया उन्होंने, तो कोalition से बाहर हो गई।
ठीक है। अब पोस्ट इलेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इलेक्शन जीत गए, अब जीते तो 3 पार्टी जीती, ए बी सी, और तीनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, ठीक है। अब सीटें इतनी नहीं आई कि सरकार कोई भी बना सके। क्लियर हो रहा है? तीनों जीत गए लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट बना सके। जब तक 2 लोग नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट बनेगी नहीं, और तीनों एक दूसरे के दुश्मन, इसके ये दोनों दुश्मन, इसके ये दोनों दुश्मन, इसके ये दोनों दुश्मन, ऐसे है ना। तो गवर्नमेंट तो बनेगी नहीं क्योंकि कोलिशन होना नहीं। लेकिन मान लो उसके बावजूद भी, दुश्मनी होने के बावजूद भी इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, मिल लेते हैं हम लोग गले, कुछ फायदा हो जाएगा दोनों का, और ऐसा करके दोस्ती कर लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और एनसीपी शरद पवार वाली, लेकिन फिर भी वो लोग कोलिशन में आ गए, कहा मिलके काम करेंगे कुछ, और मिलके सरकार बना ली उन्होंने। इससे लेकिन गलत मैसेज जाता है, बिकॉज आपने पहले ही डिक्लेयर नहीं किया। दिस इज अनएथिकल प्रैक्टिस, क्योंकि जनता ने आपको जब वोट दिया ये सोच के कि आप कांग्रेस हैं, जनता ने वोट दिया तो ये सोच के दिया आप तो शिवसेना है, और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि शिवसेना कांग्रेस में हाथ मिला ले, लेकिन मिला लिया वो लोग। तो ये अनएथिकल है वोटर के एंगल से। क्लियर हो रहा है? बट फिर भी काम चलता है लोगों का। आई होप समझ में आ गया। कोलिशन, ठीक है, गठबंधन क्लियर। अब देखो इस गठबंधन के बाद अब जो मैटर है, अब सरकार बनाने के लिए इनविटेशन चला गया और सरकार बनेगी यहां पर। तो सरकार कैसे बनेगी? अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति को पता चल गया कि भाई 251 है या उससे ज्यादा है, तो बाय डिफॉल्ट उनको सर्टिफिकेट मिल जाता, पता भी चल जाता। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी है फिर तो कोई डाउट नहीं, लेकिन मेजॉरिटी 1-2 में है तब फिर बहुत गड़बड़ होती। 1-2 लोग इधर उधर हो सकते हैं, खेला बोलते हैं जिसको अखबार में आजकल, है ना, इसको खरीद लो उधर ले आओ, उसको खरीद को इधर ले आओ, तो इधर का उधर हो सकता है। एनीवेज फिलहाल इन्हीं फिगर्स को माने हम। तो अब क्या होगा कि प्रेसिडेंट इनको बोलेंगे कि अपने बीच में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बनाकर भेजिए आप। तो ये लोग अपने बीच में से किसी एक बंदे को पीएम चुनकर भेजते हैं। कोई वोट नहीं होता, या इंटरनल जो भी होता वो उनका अपना इंटरनल मैटर। अब यहां पर पीएम को प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपॉइंट किया। यहां पर टर्म क्या इस्तेमाल होता है हमारे देश में, अपॉइंटेड। इसीलिए आपको क्वेश्चन आया पीएम इज अपॉइंटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड पोस्ट। तो अपॉइंटेड पर आप टिक करेंगे। पीएम इज अपॉइंटेड पोस्ट, नियुक्ति उनको की जाती है, उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड पोस्ट। अब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, अब इनको बोला जाता है कि अब आप एक वर्किंग टीम लाइए काम करने के लिए। अब ये बॉडी अब तक क्या है, इस बॉडी का नाम लेजिस्लेचर। आ रहा है समझ में? विधायिका। अब इनको बोला गया कि आप इनमें से एग्जीक्यूटिव निकालिए। इसी को हम क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट। तीनों के लिए मतलब तीनों का सेंस सेम है, मीनिंग सेम है। अब यहां पर शर्त है कि जो टोटल नंबर्स होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, उसके लिए एक फॉर्मूला है कि लोकसभा का आप 15% निकालिए, जो भी आएगा। तो फिलहाल यहां के एग्जाम्पल में 75, लोकसभा का 15% निकालिए आप, और ऐसे ही विधानसभा का 15% निकालिए। तो विधानसभा में हमारे 90 है, ठीक है। अब 90 में से आप देखोगे 15% कहां पर गए होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो अभी साई साहब हैं हमारे सीएम साहब, उनके साथ वो एज ए टीम मेंबर काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो 15% ही चाहिए। और अब ये जो 75 हैं ये यहां पर आकर गवर्नमेंट संभालेंगे। इन्हीं को क्या बोलेंगे हम, गवर्नमेंट बोलेंगे। यही सरकार है, यही कार्यपालिका है, यही एग्जीक्यूटिव है। क्लियर हो रहा है? अब नंबर आपने सिर्फ लोकसभा का लिया, ध्यान रखिएगा, और इसे ही मैंने समझाया था एक दिन आपको, मिनिमम गवर्नमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट के साइज को हमने स्क्वीज कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। और इस बेसिस पर आप देखोगे ये जो 75 हैं, अब ये आएंगे कहां से वो समझिए। अब ये
यहां से आ सकते हैं, ये लोकसभा से आ सकते हैं, या फिर बाहर का भी कोई आदमी आ सकता है। कोई भी एक दिन का सीएम, एक दिन का नायक अनिल कपूर बाहर का था ना वो आदमी, तो ऐसे उनको अपॉर्चुनिटी दी गई। बता रहा हूं अभी, यहां तक ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर निकाला हमने केवल लोकसभा के टोटल का, लोकसभा में जितनी सीट्स हैं उसका 15% निकालिए। जो भी आएगा नंबर उतने लोग ही सरकार में जाएंगे। क्लियर है? तो लोकसभा की टोटल सीट जो भी है उसका 15% निकालो। ऐसी विधानसभा के लिए सेम रूल, 15% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ विधानसभा, उतने लोग ही सरकार में जाएंगे। फिक्स कर दिया, मतलब सरकार के नंबर को हमने कंट्रोल कर लिया। अब ये लोग क्या कहला रहे हैं? एग्जीक्यूटिव। तो ये ई हो गया, यहां पर लेजिस्लेचर हो गया। अब ये रूल क्या है, हमारे देश में ये रूल है कि हां, आप किसी भी बाहर के व्यक्ति को देश का कोई भी मंत्री बना सकते हो, ठीक है, लेकिन विद इन 6 मंथ या तो राज्यसभा की मेंबरशिप या लोकसभा की मेंबरशिप वो ले ले। नहीं ले पाएगा तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों रखा? मे बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट, if someone is very eligible, if someone is very talented, and if it is required in the government side, then they can take that person as a member of that government. But there is a provision, और इलेक्शन नहीं होगा तो दिक्कत होगी, फिर उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो आप टेम्पररी तो ले लो, बाद में इलेक्ट करवा लो। अब लोकसभा में पॉसिबल नहीं, क्योंकि लोकसभा की सीट तो पैक है। तो आपके पास राज्यसभा का हमेशा ऑप्शन खुला रहता है, बैकडोर एंट्री। क्योंकि राज्यसभा में वोट कौन दे रहा है? राज्यसभा में वोट देने वाले यहां के लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो आप लोकसभा के बीजेपी के किसी मेंबर को बोल दो राज्यसभा के कि भाई साहब रिजाइन कर दो इस सीट से, यहां से हमको किसी और को लाना है, किसी और को लाना है, तो वो रिजाइन कर देगा। क्योंकि राज्यसभा की सीट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई त्याग भी कर सकता है ना। उसको कोई बड़ी पोस्ट दे दो पार्टी में और कहा तुम देश के बीजेपी के महामंत्री हो, जैसे जेपी नड्डा साहब थे। तो भाई इतनी बड़ी पार्टी के यदि कोई अध्यक्ष हैं तो बड़ी बात है। वो लगभग एमएलए के बराबर है, एमपी के बराबर है वो, ठीक है। तो अब वो रिजाइन कर दिया, वो सीट वैकेंट होते ही आप वहां से अपना बंदा उतार दो। क्योंकि इस स्टेट में आपके लोग ही होंगे, तो उनको बोलो भाई हाँ भाई ये नड्डा साहब को हमने खड़ा किया है राज्यसभा के लिए, इनको सब लोग वोट डालेंगे, सब वोट डाल देंगे, वो जीत के अंदर आ गए। तो राज्यसभा से किसी को लाना इज वेरी, आई मीन कंपेरेटिवली इज वेरी इजी। ठीक हो गया? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो इसीलिए ऐसा क्लॉज रखा गया। अच्छा ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकसभा वाला तो बनेगा ही। लेकिन ये हमारे देश में फैसिलिटी, इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, दे ऑल आर वर फ्रॉम राज्यसभा और प्रधानमंत्री बने। बट ब्रिटेन में एक रूल है, ओनली मेंबर ऑफ लोअर हाउस कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। अपर हाउस का नहीं बनेगा वहां पर, लोअर हाउस वाला ही चाहिए वहां पर, वहां के रूल्स अलग हैं। ठीक है यहां तक? अब ये गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन देखा। अब आप देखोगे ड्यूअल मेंबरशिप है हमारे पास। फर्स्ट आप क्या बने? आप बने एमपी, और उसके बाद यहां जाकर क्या बने? मिनिस्टर। मिनिस्टर बन गए। सो एक एमपी के पास डबल रोल हो सकता। तो जब सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ेंगे तो उसमें यह टॉपिक आएगा, वी हैव ड्यूअल मेंबरशिप। इसीलिए हमारे देश में कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन दोनों की मेंबरशिप कॉमन है। तो जब यहां आपके पास मेजॉरिटी है तो यहां तो फिर आप मनमाना जो भी करना चाहो कर सकते हो ना। और सेपरेशन ऑफ पावर क्यों बनाया? सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए बनाया ताकि कॉमन मैन जिंदा रह सके,
मान लो इन्होंने कानून गलत बना दिया या सही बनाया, इन्होंने कानून गलत इंप्लीमेंट कर दिया, तो फिर आप भाग के कहां जाओगे? जुडिशरी के पास जाओगे। जुडिशरी भी बायस्ड हो जाए और ये तीनों मिल जाए कि चलो भागो यहां से, हम अपने हिसाब से करेंगे, फिर तो आप खत्म। इसीलिए इनके बीच सेपरेशन की बात कही गई, बट हमारे यहां पर चैलेंजिंग है बिकॉज ये दोनों एक हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका जैसा नहीं हो सकता हमारे देश में। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं, फिर और आएगा टॉपिक। अब यहां पर हमने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन इसमें एक डिवीजन है। व्हाट इज दैट डिवीजन? यहां पर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, राइट? वन इज कैबिनेट मिनिस्टर, अनदर वन इज, इसको हम बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट के बाद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है? और तीसरा वाला हमारा क्या कहलाएगा? स्टेट मिनिस्टर। हमारे पास 3 ही कैटेगरी, इसको हम हिंदी में राज्य मंत्री कहते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार कहलाता है, और ये कौन है? कैबिनेट। अब ध्यान रखिएगा, एक प्रीलिम्स का पॉइंट यहां पर दे रहा हूं। ये जो हायरार्की है, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? और इन तीनों को मिलाकर क्या बोलोगे आप? उधर लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ बिग बॉडी, कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर हो रहा है ऑनलाइन में सभी को? प्राची, ठीक है? सो ये जो हायरार्की है, ध्यान रखिएगा, ऊपर कैबिनेट है। अब हम कैबिनेट क्या लिखते हैं? कैबिनेट कौन है? हम क्या करेंगे, जो देश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सीनियर मोस्ट होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, फॉरेस्ट हो गया, या फॉरेन अफेयर्स हो गया। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम किसको देंगे? सीनियर मोस्ट। और उनको हम कैबिनेट रैंक दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, दे ऑल आर इक्वल बट देयर रैंक्स आर डिफरेंट। सभी बाय डिफॉल्ट क्या है? एमपी हैं, सभी एमपीज हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा से हो, लोकसभा से हो, सभी एमपी हैं। एमपी होने के बावजूद उनकी रैंक अलग अलग है। किसी को आप कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हो, किसी को बोल रहे हो स्टेट मिनिस्टर, किसी को बोल रहे हो इंडिपेंडेंट चार्ज वाला, ऐसा हम नाम दे रहे हैं, बट हैं बाय डिफॉल्ट सभी एमपी। हाँ, ये बात अलग है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप ऊपर नीचे अमित शाह कैबिनेट रैंक, ठीक है? तो कैबिनेट दर्जा। अब इससे क्या फर्क होता है? जैसे आपने किसी को कैबिनेट रैंक बोला, उनके बंगलों का साइज बड़ा हो जाता है, जहां वो रहते हैं घर, उनको बड़े साइज का कमरा मिलता, घर मिलता है, कार ज्यादा मिलेंगे, सिक्योरिटी ज्यादा मिलेंगे, फैसिलिटीज ज्यादा होंगी, सैलरी थोड़ी ज्यादा होंगी, बेनिफिट्स कुछ ज्यादा होंगे, पावर ज्यादा है। और स्टेट मिनिस्टर वाला वो असिस्ट कर रहा होता है। ये डायग्राम दिखने में कैसे दिखेगा? ये देखो, यहां पर प्राइम मिनिस्टर है और यहां कैबिनेट है, और कैबिनेट को असिस्ट कौन करेगा? स्टेट मिनिस्टर करेगा। और यहां पर इंडिपेंडेंट चार्ज वाला मंत्री। तो ये स्टेट मिनिस्टर किसके अंडर में काम कर रहा है? कैबिनेट को रिपोर्ट करता है। और कैबिनेट किसको रिपोर्ट करते हैं? प्रधानमंत्री को। ये इंडिपेंडेंट चार्ज किससे? इंडिपेंडेंट फ्रॉम कैबिनेट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कैबिनेट। आ रहा है समझ में? तो ये इंडिपेंडेंट क्यों बोला? क्योंकि इसको स्टेट बोलना था। तो ये स्टेट वाला किसके अंडर में है? कैबिनेट के अंडर में, जूनियर टू। क्लियर हो रहा है? अब कुछ जगह पर क्या होगा, मान लो कोई एक्स मिनिस्टर है, तो एट द सेम टाइम वो स्टेट मिनिस्टर भी है और सेम टाइम वो इंडिपेंडेंट चार्ज भी है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो पता चला कि स्पोर्ट्स वाला मंत्रालय जो हैंडल कर रहा है उसमें वो इंडिपेंडेंट चार्ज में, लेकिन साथ ही साथ मैडम को असिस्ट कर रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को असिस्ट कर रहा है स्टेट मिनिस्टर बन के। एक ही आदमी को 2 रोल हम दे सकते हैं। नहीं आया समझ में?
यहां देखो, अब ये सब कौन है? कैबिनेट, ठीक है। अब देखो, इंडिपेंडेंट चार्ज दिख रहा है। अब इनके पास दो दो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। अब लेकिन इसी व्यक्ति को देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये जितेंद्र सिंह दो जगह पर है। अब ये क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मतलब प्रधानमंत्री को असिस्ट करते हैं, उनके स्टेट मिनिस्टर हैं ये। शुरू से जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनके फेवरेट आदमी है ये जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, बाय डिफॉल्ट इसके पीएम इसके हेड कौन होंगे? पॉलिटिकल हेड, ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर, ऑलवेज, कोई भी सरकार हो जाए हमेशा प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सब किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। पीएमओ तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री इसके हेड होंगे, क्लियर। तो उस बेसिस पर आप देखोगे तो ये हमेशा, मतलब जो भी व्यक्ति यहां पर आएगा वो इन सबको हेड करेगा प्रधानमंत्री के बिहाफ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री इज अ बिजी पर्सन। तो आप देख पा रहे हो इस आदमी के दो रोल हैं यहां पर। इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब इसमें वो रिपोर्ट तो करेंगे प्रधानमंत्री को एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन यहां पर वो प्रधानमंत्री को असिस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल में ले लो, ये जैसे हैं इंद्रजीत सिंह, तो यहां पर अकेले संभालते हैं इसको, लेकिन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये किनके पास होगा? मैडम के पास है, सीतारमण, तो उनको असिस्ट करते हैं ये, क्लियर हो रहा है। और चौथी कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी आपको, देखो ये सारे अलग अलग। अब ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब किसको असिस्ट कर रहे होंगे? अमित शाह को। और साथ ही साथ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी इनके पास है, तो वो किसी और को असिस्ट कर रहे होंगे। मतलब एक आदमी दो लोगों को असिस्ट कर रहा है, और एक आदमी के दो रोल भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज भी हो सकता है और स्टेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर अभी हमने देखा कि ये जो डिवीजन है ये कहीं पर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्सेप्ट दोनों टर्म, ये दो टर्म लिखे गए हैं। क्या क्या? कैबिनेट लिखा गया है आर्टिकल 352 में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा गया है 75 में। तो ओरिजिनल टर्म ये है, इसको अमेंडमेंट से लेकर आए, कैबिनेट शब्द अमेंडमेंट से लेकर आए, क्लियर है। तो अब ये गवर्नमेंट का डिवीजन हो गया आपका, सरकार कैसे बनती, यहां तक हम पहुंच गए, ये गवर्नमेंट है। अब देखो गवर्नमेंट का गिरना क्या होता है, गवर्नमेंट गिरती कैसे? सरकार गिर गई बोलते हैं, कोलैप्स हो गई। तो यहां पर आप देखोगे कि गवर्नमेंट बेसिकली, अब यहां पर लोकसभा का टेन्योर देखोगे तो लोकसभा का टेन्योर कितना है? 5 इयर्स। 5 इयर्स जैसे ही खत्म होंगे विल गो फॉर जनरल इलेक्शन, इसी को आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहा जाएगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे? लोकसभा का ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो गया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा समाप्त हो गई। कैसे? ऑटोमेटिक 5 इयर्स में, क्लियर है। ऑटोमेटिक हो गया, इसको करना नहीं पड़ा। लेकिन इस बीच ऐसा हो कि लोकसभा चल रही थी और 2 साल हुए थे, और बचे हुए तीसरे साल में, 3rd ईयर में प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है। तो क्या होगा? जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की डेथ होगी, ये बाय डिफॉल्ट ये 75 के 75 कोलैप्स करके अपनी अपनी जगह वापस आ जाएंगे, जो जहां से गया था वहां पर आके चुपचाप बैठ जाएगा। तो उस वक्त ये वाला हमारा सेगमेंट पूरा खाली हो गया, गवर्नमेंट है ही नहीं हमारे यहां, ठीक है। सब लोग खाली हो गए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, और बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर, आई मीन दिस पीपल आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर। वो रीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होने का। तो जैसे ही प्रधानमंत्री हटे वो पूरी बॉडी गिर जाती, रिजाइन भी किए तो भी, डेथ भी हुई तो भी। और सबको रिजाइन अलग से नहीं करना पड़ता कि एक एक बंदा रिजाइन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट सारे कोलैप्स कर जाते हैं,
तो अब वो वापस आ गए, अपने अपने बॉक्स में बैठ गए, राज्यसभा वाला राज्यसभा में चला गया, लोकसभा वाला लोकसभा में है। उस वक्त गवर्नमेंट कोई नहीं है, ऐसा हम बोलेंगे, देयर इज नो गवर्नमेंट, राइट। अब इसके बाद जब हम देखते हैं कि बचे हुए 3 साल में क्या होगा, अभी 2 साल हुए थे, ठीक है। अब क्या होगा कि राष्ट्रपति अपोजिशन को बुलाएंगे कि भाई साहब आपके पास मेजॉरिटी, पहले तो इन्हीं को पूछेंगे कि मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी प्रूफ करो, नहीं है मान लो तो फिर वो इनको ऑप्शन देंगे कि क्या आप आना चाहते हो, क्लियर है। अब ये जब आने की बात कैसे कर सकते हैं, मान लो प्रधानमंत्री की डेथ हुई, पार्टी में मेजॉरिटी बनी हुई है, सब एकजुट हैं, पार्टी अलग नहीं हुई है, तो हो सकता है इनके बीच से फिर कोई चला जाए। जैसे मान लो हम बात करें इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई तो मौका किसको मिला, राजीव गांधी को मिला, उनकी यूनिटी थी, उनकी मेजॉरिटी थी, तो सरकार उनकी बन गई, क्लियर हो रहा है। इनकेस पार्टी लीडर मतलब प्रधानमंत्री की डेथ होते ही पार्टी बिखर गई 2 पार्ट में, फिर तो मेजॉरिटी नहीं है। तो मान लो इनकेस किसी भी रीजन से इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, देन नेक्स्ट ऑप्शन विल बी गोज टू अपोजिशन, इनको मौका मिलेगा बचे हुए 3 साल में सरकार चलाने का। यदि इनके पास मेजॉरिटी है तो ये लोग जाके प्रूव करेंगे और बताएंगे कि साहब हमारे पास 251 है। तो आप पूछोगे सर इनके पास तो 249 है और कैसे आएंगे, तो इधर के कुछ लोग आ गए, जोड़ तोड़ हो गई, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मान लो कि इधर से कुछ लोग इधर आ गए किसी भी रीजन से, सो फाइनली दे कैन फॉर्म दी गवर्नमेंट, और यहां से फिर बंदा भेजेंगे प्रधानमंत्री वाला, फिर वो ओथ लेगा और पूरी टीम ये अपनी नई बनाएगा 75 लोगों की। अब वो लोग इनके साइड से जाएंगे, मान लो वो लोग कांग्रेसी हैं तो अब कांग्रेस से 75 लोग आएंगे, उनके राज्यसभा में भी होंगे कांग्रेस वाले, लोकसभा में भी होंगे, तो वहां से आएंगे और फाइनली वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इस बेसिस पर यहां पर सरकार बचे हुए 3 साल के लिए कांग्रेस वाली आ गई, क्लियर हो रहा है। बचे हुए 3 साल के लिए कांग्रेस वाली सरकार आ गई, 2 साल बीजेपी चला रही थी, ठीक। इनकेस सिमिलर पार्टी के लोग मिलकर वापस किसी को नया चुन लेते हैं प्रधानमंत्री, तो वही गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, 5 साल तक चलेगी, ठीक है। अब केस को चेंज करते हैं कि इनके यहां पर सरकार गिरने के बाद ऑप्शन इनको मिला, ये भी सरकार बनाने में बोले कि भाई साहब हमारे पास मेजॉरिटी नहीं, हम नहीं बना सकते। उस केस में क्या होगा, हम लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे, 3rd ईयर में ही डिसॉल्व कर देंगे, एंड विल गो फॉर फ्रेश इलेक्शन, और वो जो इलेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे मिड टर्म इलेक्शन। ये जनरल इलेक्शन था आफ्टर 5 इयर्स, नॉर्मल रूटीन वाला 5 साल में होगा तो जनरल इलेक्शन, अभी जो होगा जनरल इलेक्शन होगा, जिसमें बोल रहे हैं अब की बार फिर से मोदी सरकार वाला तीसरी बार मोदी जी, तो जनरल इलेक्शन हो रहा है क्योंकि टाइम पे फिनिश हो रहा है। बट इन बिटवीन यदि होता है ब्रेक के बाद तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिड टर्म इलेक्शन। कंप्लीट नहीं हुआ ना टेन्योर, और किसी मेंबर की डेथ होने पर इलेक्शन होगा या सीट वैकेंट करने पर इलेक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन बोला जाएगा उसको, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से ये इलेक्शन का फॉर्मेट आपको समझा दिया मैंने, कोई डाउट यहां तक, क्लियर हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो गया हैवी डोज, स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं हम लोग, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर से पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस सेंस में आपने देखा कि गवर्नमेंट का ये फॉर्मेशन हो गया, और लोकसभा के टेन्योर से भी जोड़कर मैंने बता दिया यहां पर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट लोकसभा का टेन्योर इज इक्वल टू एक एमपी का टेन्योर होता है, लेकिन यहां पर राज्यसभा का ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का टेन्योर कैसा है, राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता, व्हाई, बिकॉज इट्स अ परमानेंट बॉडी, उनके मेंबर्स का टेन्योर होता है, ठीक है। तो राज्यसभा मेंबर्स विल बी हैविंग टेन्योर ऑफ 6 years, एंड रूल क्या है, एवरी 2nd year 1/3 विल गेट रिटायर्ड। यहां दोनों का टेन्योर होगा, लोकसभा का टेन्योर 5 years का और मेंबर्स का टेन्योर 5 years का, लेकिन अल्टीमेटली चलेंगे किसके मेंबरशिप से, लोकसभा के मेंबरशिप से। अब जैसे मान लो 4 साल लोकसभा चलते हुए हो गया, अब आखिरी साल में किसी बंदे की डेथ हो गई तो वो सीट वैकेंट हो गई,
क्लियर? वो सीट वैकेंट हो गई, बहुत जरूरत है तब तो इलेक्शन होगा। तो जो नया मेंबर आएगा कितने साल के लिए आएगा? 1 साल के लिए। वो 1 साल के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकसभा का ही टेन्योर इज इक्वल टू आपका टेन्योर। यहां चूंकि राज्यसभा का टेन्योर फिक्स नहीं, मतलब कोई बनाया नहीं गया जानबूझकर, क्योंकि पूरी बॉडी एक साथ वेकेंट नहीं होती। दैट इज वाई राज्यसभा डोंट हैव एनी टेन्योर, बट मेंबर्स विल बी हैविंग टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स। और रूल ये भी है कि हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर हो जाएंगे, फ्रेश आते जाते हैं। सो राज्यसभा इज अ कंटिन्यूस बॉडी। इसीलिए एक सेंटेंस ध्यान रखिएगा एग्जाम में, पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिसॉल्व। मान लो कहीं पर शब्द सेंटेंस लिखा है पार्लियामेंट कैन डिसॉल्व, तो वो स्टेटमेंट पर रुक जाना है आपको। वाई? बिकॉज पार्लियामेंट इज इक्वल टू राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। तो जब राज्यसभा भी उसमें है तो राज्यसभा तो डिसॉल्व हो नहीं रही, तो पार्लियामेंट डिसॉल्व कैसे होगी? समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजनिंग में पूछे जाते हैं। AR लिखा हुआ क्वेश्चन आता है ना, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 1 और 2 बोथ करेक्ट, 1 इज एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 2, 2 इज एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ये ऐसे ही क्वेश्चन में आपको फंसाया जाता है जहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात आती है। आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो इस सेंस में अब हमने देखा कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, बट लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स का होगा। कोई डाउट यहां तक? ठीक है।